और शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। E20 इथेनॉल से कार खराब, जिसके बाद कंज्यूमर कोर्ट ने मोहर लगाते हुए फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया, खबर क्या है? E20 पेट्रोल को लेकर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का बड़ा फैसला। कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी पर जुर्माना लगाया, ग्राहक को नई गाड़ी देने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर का यह मामला है। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि नई कार या 20 लाख रुपए कैश दे। E20 पेट्रोल से एक शख्स ने गाड़ी खराब होने की शिकायत की थी, तो E20 पेट्रोल की वजह से शख्स की गाड़ी खराब हो गई थी। लैब रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट का आदेश सामने आया। कहा कि नई गाड़ी देनी होगी, 20 लाख रुपए या फिर कैश देने होंगे। तो E20 पेट्रोल से कार खराब हो गई, जिसके बाद रायपुर की कंज्यूमर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। क्या कहा गया, क्या शिकायत थी, मामला क्या है, एक एक का डिटेल से ये समझते हैं। रायपुर के डॉक्टर ने शिकायत की थी। जनवरी 2023 में खरीदी कार में गड़बड़ी आई थी, जिसके बाद ग्रैंड विटारा कार खराब हो गई। E20 कॉम्पैटिबल नहीं थी कार, ये बताया गया, यानी कि कॉम्प्लाइंट नहीं थी। इंजन में गड़बड़ी आई और माइलेज कम हुआ। ग्रैंड विटारा कार बार बार बंद होने लगी। लैब में क्या हुआ? लैब टेस्ट में E20 पेट्रोल फेल हुआ। पेट्रोल को इंजन के लिए ठीक नहीं माना गया। लैब रिपोर्ट को आयोग ने अहम सबूत भी माना है। ये बड़ी खबर है। कंपनी की गलती और परेशान हुआ ग्राहक। कस्टमर ने कई बार पेट्रोल बदला, फ्यूल टैंक की सफाई करानी पड़ी, सर्विस सेंटर के लगातार चक्कर लगाए और सर्विसिंग के बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। अब आयोग का क्या आदेश आया है? कंपनी पुरानी ग्रैंड विटारा कार वापस ले, कार कंपनी 45 दिन में नई E20 सपोर्टेड कार दे, या फिर 45 दिन में नई कार ना देने पर कार की कीमत दे, कैश दे, RTO फी, इंश्योरेंस समेत 20 लाख रुपए करीब दे, और मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली से हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रायपुर से अमित मिश्रा भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले पीयूष पांडे का रुख करते हैं। पीयूष, कई खबरें सामने आ रही थी। E20 कंपैटिबल जो कारें नहीं हैं, उनको लेकर भी ये अब बड़ी जानकारी और बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत देश में ऐसी कई कारें होंगी जो E20 कंप्लायंट नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। तो उनको लेकर क्या अब सरकार आगे गाइडलाइन जारी करेगी? और जिस तरीके से ये शिकायतकर्ता की बात सामने आती है और उस पर मोहर भी कोर्ट ने लगाई है, तो इससे तो इस खबर की ऑथेंटिसिटी और बढ़ गई। पीयूष। बिल्कुल प्रगति, देखिए ये पहला आदेश है जो जिला उपभोक्ता आयोग ने दिया है रायपुर में, और ये उसकी अतिरिक्त बेंच है जिसने ये आदेश दिया है। डॉक्टर प्रेमराज की जो पिटीशन थी उस पर ये आदेश जारी हुआ, यानी कि उनकी जो शिकायत थी, उन्होंने 2023 जनवरी में निर्मित ये कार खरीदी और महज 22,000 किलोमीटर के करीब ये कार चली थी। इसके बाद उसमें गड़बड़ी आने लगी और 2025 में जब वो उकता गए कि आखिर इस कार में क्या ख़राबी है जिसकी वजह से इंजन लगातार ख़राब हो रहा है, और उसमें 5,30,000 से ज़्यादा का खर्च बता दिया गया कंपनी की ओर से, और ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। तब उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर ये पाया गया, फाइंडिंग्स में ये पाया गया कि E20 पेट्रोल कंपैटिबल कार नहीं है और इसकी वजह से ये कार में ख़राबी आई है। तो ऐसी स्थिति में जब आप कार ख़रीदते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि करीब 3 साल की वारंटी जो है वो देती है कार कंपनी। तो इन स्थितियों के मद्देनज़र जो उपभोक्ता आयोग है उसने ये फैसला दिया कि इस मामले में या तो कार उनको नहीं दी जाए, अन्यथा उनको 20,50,000 के करीब रुपया दिया जाए, जो कार की कीमत और बाकी चीज़ें जो उसमें इंश्योरेंस और बाकी जो एसेसरीज लगी थी उसके अनुरूप होगा। इसके अलावा 1 लाख रुपए का उनको कंपनसेशन मेंटल एग्नॉय के लिए, यानी कि मानसिक जो उनको परेशानी हुई उसके लिए दिया जाए। साथ ही 10,000 रुपये उनको जो केस के लिए खर्च करना पड़ा, इसके लिए वो भी देने का आदेश दिया गया है। और इस मामले में मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि जब E20 सरकार की ओर से लागू किया गया था तब ये कहा गया था कि E20 कंपैटिबल गाड़ियां जो हैं वो
2023 से शुरू की जाएंगी। और ऐसी स्थिति में जो पुरानी कारें थीं वो उसके कंपेटेबल नहीं हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट पे भी ये पहले स्पष्ट हो चुका है कि E10 से अगर E20 पर 2023 से पहले बनी गाड़ियां जाती हैं या 2023 की शुरुआत में बनी गाड़ियां जाती हैं तो ऐसी स्थिति में जो कंपेटेबल गाड़ी नहीं है उसमें कई पार्ट्स में ख़राबी आएगी और साथ ही उनमें अन्य परेशानी भी देखी जा सकती है। लेकिन सरकार की ओर से ये व्यवस्था लागू कर दी गई पूरे देश में और ये करीब 1.5 साल से E20 पेट्रोल बिक रहा है, मतलब दिल्ली में और कई ऐसी जगह पर जहां पर पहले से आसानी से व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन पूरे देश में अभी रिसेंटली ही लागू किया गया और इसको लेकर के तमाम विवाद भी उठ रहे हैं लगातार। और कार कंपनियां ये मानने को तैयार नहीं हैं कि E20 की वजह से कंपेटेबल और नॉन कंपेटेबल गाड़ियों के इंजन में कोई खराबी आती है। अब देखना ये है कि इस उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद मारुति सुजुकी क्या आगे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और या फिर किस तरह का कदम उठाती है। मिश्रा राजधानी रायपुर से ही हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये जो कंज्यूमर कोर्ट का फैसला आया है इसके बाद तो कंज्यूमर की जो बातें हैं वो मजबूती से कंज्यूमर पक्ष की बातें सुनी जाएंगी आगे बढ़ते हुए और कंपनी को सुनना भी होगा, क्योंकि फैसला जो है वो कंज्यूमर जिस तरीके से शिकायतकर्ता के पक्ष में आया है उससे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर आने वाले समय में ऐसा कोई फैसला आता है तो इसके आधार पर और मजबूती से बात सुनी जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये पूरी जो सुनवाई हुई है, आपको बता दूं कि ऑनलाइन इसका आवेदन उन्होंने किया था 12/3/2025 को, जिसके बाद जो पंजीयन दायर हुआ था सुनवाई के लिए जो डेट मिली थी वो 16/4/2025 की थी और उसके बाद जो सुनवाई हुई है वो 14/7/2026 की जो आदेश की डेट है इस दिन तक सुनवाई चली है। यानी कि समझिएगा कि 2025 से लेकर 2026 तक के बीच का जो ये अंतराल था, इस बीच के पहले यानी कि जो मार्च 2025 का महीना था उससे पहले से ये प्रॉब्लम आ रही थी। जब कई बार उन्होंने अपनी परेशानी को दूर करने की कोशिश की, उसके बावजूद उनकी जो परेशानी थी वो लगातार बनी हुई थी, तब जाकर उन्होंने सबसे पहले परिवाद दायर किया और उसके बाद जब सुनवाई हुई तब ये पाया गया कि जो लगातार इंजन में परेशानी आ रही है वो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के कारण आ रही है, क्योंकि किसी भी ग्राहक के पास में ज्यादातर ये ऑप्शन नहीं होते कि वो इस E20 पेट्रोल के अलावा कोई ऑप्शन में वो उपयोग कर सके। इस कारण से जो उनकी परेशानी थी वो लगातार बनी हुई थी। ये रिपोर्ट में सामने आया जब उनकी जांच करवाई गई और सरकारी एजेंसियों की तरफ से ये जांच की गई है। उसके बाद जब कोर्ट ने फैसला दिया तो ये जाहिर है कि लगातार जो लोगों की गाड़ियों में परेशानियां आ रही हैं फिलहाल उसको लेकर अब वो कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये फैसला एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है, लेकिन इस पर क्या कुछ रुख होगा, क्योंकि अब तक जो आदेश दिया गया है 45 दिन के अंदर इस आदेश को पूरा करना है, लेकिन अब तक जो एजेंसियां हैं वो लगातार यही कह रही हैं कि किसी भी तरीके से वो इसको कवर नहीं करते हैं इंश्योरेंस में, और इंश्योरेंस में अगर कवर नहीं करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका सीधा खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा जो ग्राहक है उनको। तो ऐसी लाखों गाड़ियां हैं, अब इस पर क्या कुछ फैसला आएगा, सरकार इस पर क्या कुछ करेगी, जनता के बीच जो क्लियरिटी अब तक देखने वाली बात रहेगी। अमित, किस तरीके से इस पर आगे फैसला लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पीयूष पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं किस तरह नया व्हीकल खरीदने वाले भी इथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ी में खराबी का दावा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ना एथेनॉल में कुछ नहीं है। मेरी मोटरसाइकिल है ये स्प्लेंडर, अभी ली 23 तारीख में, 468 किलोमीटर चली है, पूरा इंजन खुलवाना पड़ेगा। और अब इथेनॉल पर ARAI की स्टडी में क्या है ये समझते हैं, क्योंकि ARAI रिपोर्ट को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। E10 गाड़ियों में E20 ईंधन का इस्तेमाल, खराब हो सकता है गाड़ी का फ्यूल सिस्टम, और बातें ये भी कि गाड़ी के रबर पार्ट्स में खराबी आ सकती है, इससे रबर पार्ट्स को बदलने की जरूरत भी पड़ सकती है। और BS6 टर्बोचार्ज इंजन को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। इतना ही नहीं, टर्बो इंजन में 265 घंटे बाद तकनीकी दिक्कत देखी भी गई है। SUV कमर्शियल गाड़ियों में BS5 टर्बोचार्ज इंजन होता है और एक इंजन 400 घंटे तक बिना परेशानी के चलता रहता है। और अगर इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं तो उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। E20 का असर हर गाड़ी पर एक जैसा नहीं होता, ये भी बात है, क्योंकि कुछ गाड़ियां E20 के कॉम्प्लायंट हैं, कुछ नहीं है, और अलग अलग मॉडल का अलग अलग तरीके से पहलू है और अलग अलग बातें भी सामने आ रही हैं, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी का विवादित बयान सामने आया है।
श्री कृष्ण को बताया 5 वक्त का नमाजी, कृष्ण दीन का प्रचार करते थे, यह भी बयान दिया गया। जर्जिस्ट ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का जिक्र करते हुए ये बात कही। राम और कृष्ण ने भी इस्लाम को प्रमोट किया, यह भी बयान दिया। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मौलाना अंसारी का बयान आप सुन रहे थे, और अंसारी के बयान पर संत समाज में भारी गुस्सा है। तपस्वी छावनी के पीठाधीश पर परमहंस आचार्य का क्या कहना है, सुनिए। जिस तरह से मौलाना जर्जिस ने बयान दिया है, यह तथ्यहीन है, साक्ष्यहीन है, अमानवीय है और देश में अशांति फैलाने वाला है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो साक्षात परात्पर परमात्मा थे, ईश्वर थे। और नमाज की जो बात ये कह रहे हैं, नमाज भारतीय संस्कृति विरोधी है। नमाज सनातन विरोधी बात जो उन्होंने कहा है, अब ये समय आ गया है। उन्होंने जो कहा है, ये आतंकवादियों का जो अंदर अंदर गजवा हिंद चल रहा है, ये गजवा हिंद का हिस्सा है उनका वक्तव्य। तो साकेत भवन मंदिर के सीताराम दास ने भी मौलाना के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए एक बयान दिया है। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। ये कट्टरपंथी मौलाना जर्जिस से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ यह लिखा हुआ है? इस प्रकार के निरर्थक निराधार जो है अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए, नहीं तो सनातनी इसके प्रति जो है आक्रोशित है, साधु संत आक्रोशित हैं। जब तक यह संत समाज से, हमारे सनातनियों से माफी नहीं मांगेगा, तब ऐसे कट्टरपंथी जिहादी को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे मौलाना को हम लोग जो है चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हारे ऊपर इतने डंडे बरसाऊंगा कि कभी तुम इस चीज को बोल नहीं पाओगे। तो मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की तैयारी है। हिंदू संगठन के लोग लखनऊ के हजरतगंज थाने शिकायत दर्ज कराने भी पहुंचे। एफआईआर दर्ज कराएंगे हिंदू संगठन, ये बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई मिल रही है। लखनऊ के हजरतगंज थाने लोग पहुंचे हुए हैं। संतों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। क्या बयान सामने आए हैं वो भी हमने आपको दिखाया। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज, श्रीमद् भगवत गीता का जिक्र करते हुए ये बात कही गई है जिस पर संत समाज का कहना है कि ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो किस आधार पर ये बात कही गई है? और पहले भी इस तरीके के विवादित बयान मौलाना की तरफ से सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सियासत हुई और एक बार फिर से कृष्ण को प्रचारक बता दिया गया, जिसको लेकर संत समाज में गुस्सा है।
प्रगति देखिए, ये झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से संबोधन किया जिसमें कृष्ण को एक तरीके से जो उन्होंने बयान से बातें निकली उसको लेकर के उत्तर प्रदेश के संत समाज, खासतौर पे अयोध्या, बनारस या मथुरा के संत इस जो उनका तर्क आया है भगवान कृष्ण को लेकर के जो उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग किया है उससे नाराज़गी जताई है। फिलहाल हिंदू संगठन हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराने पहुँचे हैं। हालांकि इससे पहले भी मौलाना के खिलाफ एक बनारस में मुकदमा दर्ज हुआ था, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे इनके उत्तेजित बयान आए थे और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की सरकार पर इन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए थे, चाहे वो मस्जिद को लेकर के हो या जो मंदिरों में जो लाउड स्पीकर का मामला रहा हो या कई ऐसे आरोप भी लगाए थे। तो ये पहला बयान नहीं है। फिलहाल इनके खिलाफ हिंदू संगठनों ने अलग अलग, अभी तो खबर लखनऊ से है, मुकदमा दर्ज कराने पहुँचे हैं, लेकिन कई जिलों में इस तरीके का आक्रोश है, संतों ने नाराज़गी जताई है और एक उत्तेजित भड़काऊ बयान है खास तौर पे भगवान कृष्ण को लेकर के। जब एक उस समय मुद्दा चल रहा तो ऐसे समय में बयान आना बिल्कुल किस तरीके से किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गीता में इस तरीके की बातें कहीं जिक्र नहीं की गई है जैसा साधु संतों का कहना है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के बहुत सारी चीज़ें यूपी की खास तौर पे सियासत शुरू हो गई है। हालांकि इस बयान की सारे राजनीतिक दल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने निंदा की है, इसके अलावा और कई सारे जो नेता हैं उन्होंने इस आरोप को गलत बताया है और इसकी निंदा की है। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना होगा कि हजरतगंज थाने में जो FIR दर्ज कराने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग कब दर्ज होती है और इस पर यूपी सरकार क्या कार्रवाई करती है और इसके अलावा अलग अलग जगहों से क्या इन पर कार्रवाई की मांग होती है। बिल्कुल पंकज, और अब तो इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। मौलाना के बयान पर कांग्रेस ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। मूर्खों की बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं, मूर्खों की बात पर कोई भी टिप्पणी नहीं। चुनाव नजदीक है इसलिए ऐसे बयान, सुरेंद्र राजपूत की तरफ से कहा गया, ऐसी टिप्पणी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्खों की बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, चाहे वो पोंगा पंडित हों और वो चाहे वो इस तरीके के मौलाना हो कट्टरपंथी, इस तरीके की बात करके माहौल को विषाक्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर तो कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हुए बात एक बड़ी खबर की करते हैं। SIT रिपोर्ट कभी भी आ सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। अगले 24 से 48 घंटों में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर SIT की फाइनल रिपोर्ट आ सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में SIT की फाइनल रिपोर्ट के सभी निष्कर्षों की दोबारा समीक्षा हो रही है। SIT की फाइनल रिपोर्ट के बाद पुलिस की तफ्तीश का दायरा बढ़ेगा और जांच के दायरे में कई नए किरदार भी आ सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट में केवल गिरफ्तार किए गिनती कर्मचारियों की भूमिका ही नहीं है, बल्कि चढ़ावा प्रबंधन की निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही पर भी निष्कर्ष है। बताया जा रहा है कि SIT की फाइनल रिपोर्ट में कई स्तर पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के संकेत हैं और जानकारी मिलने के बावजूद जिम्मेदार लोगों के अनजान बने रहने का भी इसमें जिक्र है। तो SIT की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई है। 24 घंटे और इंतजार करने की जरूरत है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 24 से 48 घंटे के बीच कभी भी SIT की फाइनल रिपोर्ट आ सकती है। लेकिन इसमें क्या, महज असावधानी का बहाना नहीं बना सकते हैं। माफ कीजिए, कहा जा रहा है कि ये सिर्फ असावधानी का मामला नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों से मुक्त होने का बहाना मंजूर नहीं है। इसमें और क्या क्या है? ट्रस्ट की फंक्शनिंग में बड़ी लापरवाही का जिक्र तक किया गया है। गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बावजूद चुप्पी पर पूरे मामले में जिम्मेदार लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ये भी है। और चोरी करने वालों के ट्रस्ट के सीनियर लोगों से संबंध है। अनुकल्प मिश्रा, टिन्नू यादव के संबंधों का जिक्र भी है। जिम्मेदार किरदारों और भूमिका का भी जिक्र है। इसको लेकर भी सवाल, सूत्रों के हवाले से ये आपको जानकारी दे रहे हैं। अब बड़ी बातें क्या है? फाइनल रिपोर्ट में वित्तीय रिकॉर्ड्स की जांच, CCTV सुरक्षा प्रोटोकॉल, बैंकिंग प्रक्रिया की जांच, संबंधित लोगों के बयान का विस्तृत परीक्षण किया गया है। चढ़ावा प्रबंधन, निगरानी करने वालों के बयान भी इसमें शामिल हैं। तो SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या था ये समझ लेते हैं। आपको याद होगा जब प्रारंभिक रिपोर्ट आई थी उसके बाद कार्रवाई और तेज हो गई थी और कई और नाम इसमें शामिल थे जिन पर कार्रवाई की गई। अब ट्रस्ट और SBI की गड़बड़ी का जिक्र, तय मानकों का बार बार उल्लंघन,
प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया गया था। सीसीटीवी फुटेज, बरामद पैसे का जिक्र था। गिनती में शामिल 6 लोगों का नाम, 2 सुपरवाइजर्स का भी नाम इसमें शामिल था, जिसके बाद एसआईटी की टीम की तरफ से पूछताछ की गई। कई हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी और कई घंटों तक बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए, ये भी इनपुट मिला। अयोध्या से अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। इस खबर पर लगातार एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिजीत, इंतजार है एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का। पहले अनिल मिश्रा का नाम सामने आ रहा था, चंपत राय भी रडार पर थे और पूछताछ हो सकती है। प्रारंभिक रिपोर्ट में भी कई बड़े अधिकारियों के भी नाम थे, लेकिन जब फाइनल रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो और कौन से नाम हो सकते हैं? क्या अब रडार पर गोविंद गिरी भी हैं? निश्चित तौर पर प्रगति, ये निष्कर्ष वाली रिपोर्ट एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट होने वाली है और इसमें न केवल सिस्टमेटिक जो गड़बड़ियां थी उसको इसमें इंगित किया जाएगा, बल्कि बड़े नाम भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि जिम्मेदारियों को तय करने वाली एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट होने वाली है। और जहां तक हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें तमाम ऐसे किरदार और नाम शामिल होंगे जो कि इन 8 आरोपियों के अलावा भी इस पूरे के पूरे जो ये प्रकरण में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी शामिल रहे। उनकी जिम्मेदारी तो बनती थी, लेकिन उनकी अनदेखी के कारण इतना बड़ा चढ़ावा चोरी कांड हो गया। तो जाहिर तौर पर जो प्राथमिक रिपोर्ट थी उसमें कुछ संकेत मिले थे और अब जो फाइनल रिपोर्ट होने वाली है, यही वजह है कि कल 15 जुलाई को इसके लिए जो समय एक्सटेंड किया गया था वो पूरा हो गया, लेकिन रिपोर्ट जो है वो आज शाम या कल तक दी जाएगी, क्योंकि तमाम जो उसमें बिंदु अंकित किए गए हैं उनकी समीक्षा भी दोबारा की जा रही है, क्योंकि अब ये रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपने के बाद वहां से सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी जिसमें कि सभी जो गड़बड़ियां रही हैं, जो लापरवाहियां रही हैं, उसको अंकित किया जाएगा और जो उनके लिए जिम्मेदार रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, जैसी कि जानकारी अभी तक सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो पूरे देश को इस एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार तो है, लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो रिकवरी हुई है, वो भी आगे चलकर एक्सपेंड होगा। यानी कि जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तो पुलिस जांच का भी जो दायरा है वो बढ़ेगा और जो एफआईआर में और लोगों के नाम शामिल होने की बात आ रही थी वो एसआईटी के फाइनल रिपोर्ट के बाद निश्चित तौर पर संभव दिखाई देती है। प्रगति, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और बाबा रामदेव ने क्या कहा, सुनिए। चढ़ावा चोरी पूरी तरीके से आप चोरवा रहे हो मिलके। कौन लोग हैं? आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग हैं। तो निश्चित तौर से इस पे जो ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और इनको भाजपा के लोग केवल चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आरएसएस बीजेपी पूरा काम कर रही है। ये जब कहने का मतलब कि हम चंदा वापस कर देंगे, तो इसका मतलब भाजपा चुरा रही है पैसा। सतीश महाना के हिसाब से पैसा जो चोरी हुआ है वो पूरा भाजपा के पास है, सतीश महाना के पास है और आरएसएस के लोगों के पास, इसलिए ये सब बातें आ रही हैं। भगवान राम का नाम लेके जो सत्ता में आए, जिस तरह उन्होंने लूटा है भगवान राम को, उस पर भी चर्चा हो। और उनको सलाखों के पीछे डालो, जेल में डालो, फांसी पे लटकाओ। न राम मंदिर में चोरी होनी चाहिए, न देश की संस्थाओं में चोरी होनी चाहिए, न राजनीतिक चोरी होनी चाहिए, न धार्मिक चोरी होनी चाहिए। चोरी चकारी तो हमारा स्वभाव ही नहीं है। तो देश तो सत्य का और सदाचार का है। सत्य में जयते यतो धर्मस्ततो जयः। इसलिए जिन्होंने भी चोरी चकारी की उनको दंड मिलना चाहिए और किसी भी प्रकार की आर्थिक अशुचिता न तो धर्म में हो न राजनीति में। और आगे बढ़ते हुए नजर एक और बड़ी खबर पर। मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली में कांग्रेस की बैठक, सोनिया गांधी के आवास पर बैठक। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े नेता मौजूद हैं। मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें भी बैठक से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेता सरकार को घेर सकते हैं, इसी को लेकर रणनीति तैयार हो रही है और अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। ये देखिए बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी की तस्वीरें और राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेता बैठक में मौजूद रहे। संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और बृहस्पतिवार को
11 बजे कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर बैठक करेंगे। बैठक में आगामी संसद सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, जिसके 13 अगस्त तक चलने की संभावना भी जताई जा रही है। इस रणनीतिक बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश, पी चिदंबरम, के सुरेश, मनीष तिवारी और मणिकम टैगोर सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया भी मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को अपनी रणनीतिक बैठक करने जा रहा है। इसमें मॉनसून सत्र के लिए साझा रणनीति पर विचार किया जाएगा, इसलिए यह बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम है। वहीं सरकार भी रविवार सुबह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर मॉनसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेगी, अपनी तैयारी करेगी और सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है, यानी कि दोनों तरफ से तैयारी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कुमार विक्रांत, हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार, बैठक में किन मुद्दों पर मंथन हो सकता है, क्योंकि मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर पेपर लीक मामले तक कई पोस्ट भी सामने आ चुके हैं वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और क्या रणनीति? ये देखिए 11 बजे सुबह 10 जनपद में बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम नेता मंथन चिंतन कर रहे हैं। दो अहम मुद्दे हैं। एक तो ये सरकार कौन से बिल लाने वाली है, उनसे कैसे निपटना है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि चाहे परसीमन की बात हो या 30 दिन से ज्यादा की जेल पर सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने की बात हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन हो, ये सरकार एक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर हमला करना चाह रही है, ऐसा कांग्रेस को लगता है। पिछली बार डिलिमिटेशन के मुद्दे पर उसने एक तरीके से पराजित किया था लोकसभा में, 2/3 बहुमत नहीं था सरकार के पास। सरकार इस बार टीएमसी, उद्धव गुट, इन सबके सांसदों को तोड़ने के बाद उसको लग रहा है कि एक अगर डीएमके का भी सहारा मिल जाता है तो वो 2/3 बहुमत पर पहुंच करके इन बिलों को पास करा सकती है। वहीं कांग्रेस की रणनीति होगी कि इन बिलों को कैसे रोका जाए, कैसे सारे इंडिया ब्लॉक के दलों से चर्चा की जाए और सरकार को 2/3 के आंकड़े पर नहीं पहुंचने दिया जाए। और दूसरा पक्ष ये है कि जो मुद्दे हैं, चाहे चंदा चोरी का हो, चाहे छात्रों की जो पेपर लीक हुए हैं वो मुद्दा हो, या E20 इथेनॉल का मुद्दा हो, या विदेश नीति का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर, जो पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, इन सारे मुद्दों पर सरकार को कैसे घेरना है, इंडिया ब्लॉक के साथ मिल करके उस पर रणनीति को बनाने को लेकर चर्चा चल रही है, माथापच्ची चल रही है। बैठक अभी भी 11 बजे से लगातार जारी है। 1.5 घंटे से बैठक चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा कुमार विक्रांत, लौटेंगे आपके पास। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में कार्यक्रम में पहुंचने से पहले राहुल गांधी का एक पोस्ट सामने आया है। देहरादून में कार्यक्रम से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पोस्ट देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया है। सरकारी विभागों में पद काबिलियत से नहीं मिलते हैं, अपराधियों के टेररेट से मिलती है नौकरी। छात्रों की गूंज को हुंकार बनाए, भविष्य नीलाम ना होने दे। तो तैयारी की जा रही थी। इस कार्यक्रम से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था। देहरादून में कार्यक्रम में पहुंचने से पहले राहुल गांधी का एक पोस्ट सामने आया है। देहरादून में कार्यक्रम से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पोस्ट देवभूमि को पेपर लीक का एपिसेंटर बना दिया है। सरकारी विभागों में पद काबिलियत से नहीं मिलते हैं, अपराधियों के टेररेट से मिलती है नौकरी। छात्रों की गूंज को हुंकार बनाए, भविष्य नीलाम ना होने दे। तो तैयारी की जा रही थी। इस कार्यक्रम से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था। आगे बढ़ते हैं और बात पंजाब की सियासत की करते हैं। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर है। केसी वेणुगोपाल से कल मिलेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। बड़ी जानकारी, दिल्ली में वेणुगोपाल और चन्नी की मुलाकात होने वाली है। पंजाब के सांसदों से कल मिलेंगे केसी वेणुगोपाल। पंजाब के वरिष्ठ नेताओं से भी वेणुगोपाल की बैठक होनी है। कुमार विक्रांत हमारे साथ बने हुए। कुमार विक्रांत, पहले ही आला कमान की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि नेतृत्व नहीं बदलेगा और कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्या इस बैठक के बाद कोई बदलाव देखने को मिलेगा? पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस किस तरीके से इस पूरे विवाद को सुलझाएगी?
देखिए, कांग्रेस आला कमान ने 2 टूक कह दिया है कि जो फैसला ले लिया गया है उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, और अगर अब कोई दोबारा ऐसी मांग करेगा या इस तरह की बात पब्लिक फोरम पे कहेगा तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव इन चन्नी समेत तमाम सांसदों से अभी जो जानकारी आ रही है कि संभवतः कल की जगह आज ही दोपहर 3 बजे करीब मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कल राहुल गांधी का कार्यक्रम है देहरादून में छात्रों की गूंज, तो इसमें फेरबदल हो सकता है। संभवतः आज ही मुलाकात ये हो जाए, तो यहां पर इनको बताने की कोशिश की जाएगी कि भाई हम फैसला बदलने वाले नहीं, अध्यक्ष यहीं रहेंगे, और उसके अलावा सीसी के में बैठने के लिए जहां टिकट बंटवारा होता है वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका चन्नी को दे दी जाए या सीसी का मेंबर बना दिया जाए। इस तरह के कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन अब फैसला बदलने वाला नहीं है। और कांग्रेस आलाकमान ने यह भी कह दिया है कि अब अगर कोई बयानबाजी करेगा पब्लिक फोरम में तो उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और एक्शन होगा। तो ऐसे में अब देखना है कि जो बागी सांसद हैं, खासकर सुखजिंदर रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी, इनका क्या रुख होता है। प्रगट सिंह भी उसमें शामिल है। ये तीनों नेता जब केसी वेणुगोपाल से मिलकर निकलते हैं तो क्या रुख रहता है इनका, क्या ये मान जाते हैं या बगावती तेवर अपनाए रखते हैं, और उसके बाद आलाकमान क्या करता है। तो ये दिलचस्प है, लेकिन फैसला बदलने की उम्मीद बिल्कुल कम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, नीट यूजी पेपर लीक की जांच में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इससे जुड़ी बड़ी जानकारी। मोबाइल फोन से मिले केमिस्ट्री के 136 सवाल, 111 सवाल एनटीए के प्रश्न सेट से मेल खाते हैं। लातूर के कोचिंग सेंटर संचालक के मोबाइल से पर्दाफाश हुआ है और ये जानकारी सामने आई है। मोबाइल से मिले केमिस्ट्री के 136 सवाल, और बड़ी बात यह है कि 111 सवाल इनमें से एनटीए के प्रश्न सेट से मेल खाते हैं।